हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आप सबका स्वागत है फ्लैश कार्ड के पार्ट नंबर 2 में। आज हम लोग देखने वाले द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर क्विक रिवीजन करेंगे। 10 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं khan.ayub@24/7.com पर, और मुझे कह सकते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। तो बात करते हैं हम लोग बर्लिन वॉल की। तो बर्लिन वॉल को हम लोग द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1961 में बनाई गई थी। 1989 में इसको तोड़ दिया गया था। इसके बाद बर्लिन इंटीग्रेट हो गया था। 155 किलोमीटर की इसकी लेंथ थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं 96 माइल्स की इसकी लेंथ थी, और जर्मनी को यूनाइट किया गया था आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1990। ठीक है, आगे आते हैं अपन। आगे हमारे पास है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था? तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में होता है। 1917 में व्लादिमीर लेनिन करते हैं, है ना। 1922 में यूएसएसआर बन जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन किससे इंस्पायर्ड था? रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड था सोशलिज्म के आइडिया से, एज अपोज टू कैपिटलिज्म, है ना। प्रो पुअर की आइडियोलॉजी थी, और ये बनाना चाहते थे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब लोग बराबर हो। आगे आते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है कि इसमें प्राइमेसी किसको दी जाती थी? तो प्राइमेसी या सुप्रीमेसी दी जाती थी स्टेट को या गवर्नमेंट को। ठीक है, और सारे का सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी प्लान होती थी और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट होती थी। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी किसके अंडर में आ जाती है? यूएसएसआर के अंडर में आती है, जोसेफ स्टालिन के टाइम पीरियड में। आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बता रही है? दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड एज सोशलिस्ट ब्लॉक। यूएसएसआर इसका हेड होता था। सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकंड वर्ल्ड इसको हम लोग बोलते थे, और इनका जो मिलिट्री अलायंस था 1955 में बना था, जिसको अपन वॉर्सो पैक्ट के नाम से जानते हैं। आगे आते साइलेंट फीचर्स देखते हैं कि सोवियत यूनियन का सोवियत सिस्टम का साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी, उसके बाद यूएसएसआर की, और फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी आती थी। अगर हम लोग बात करें कि यूएसएसआर में और क्या क्या था, सोवियत सिस्टम में और क्या क्या था, तो इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे इनके पास। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनका बहुत बढ़िया था, रिमोटेस्ट एरियाज तक जाता था। और अगर हम लोग बात करें इनके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ की, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री की, तो ये लोग पिन से लेकर कार तक हर एक चीज़ बनाते थे। ठीक है, दूसरी चीज़, सोवियत स्टेट एंश्योर्ड अपने सिटीजन्स के लिए ये लोग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंश्योर करते थे। सब्सिडीज़ देते थे। किस में देते थे सब्सिडीज़? हेल्थ में, एजुकेशन में, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा चीज़ों में ये लोग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते थे। अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि सबके पास जॉब होता था, क्योंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते थे। स्टेट ओनरशिप यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप होती थी। आगे आते हैं हम लोग। तो ये क्या बता रहा है, क्या क्या चैलेंजेस थे सोवियत सिस्टम में? कुछ चैलेंजेस थे क्या? हाँ, सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, यानी कि ऑफिसर्स की चलने लग गई थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन गया था, यानी कि लीडर्स की बहुत ज़्यादा चलती थी। डेमोक्रेसी यहाँ पर थी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कि इंडिया के पास है आर्टिकल 19 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी अनअकाउंटेबल टू द पीपल थी, यानी कि जवाबदेही नहीं थी अपने सिटीजन्स को, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था इनको। और क्या है, पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स। 15 अलग अलग कंट्रीज से मिलकर बना था यूएसएसआर। इसमें 7 एशियन और 8 यूरोपियन कंट्रीज थी, और सारे के सारे ऑटोनॉमी मांग रही थी, लेकिन ऑटोनॉमी नहीं दी जाती थी। रशिया हर चीज़ को डोमिनेट करता था, है ना। वैसे तो पेपर में देखने में ऐसा लगता था कि रशिया वन ऑफ द कंट्रीज है ऑफ द यूएसएसआर, लेकिन रशिया सब कुछ डोमिनेट करता था। सारे के सारे लीडर्स भी रशिया के रहने वाले हैं। वॉज द सोवियत सिस्टम एन अल्टरनेटिव ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्या सोवियत सिस्टम सचमुच में अल्टरनेटिव था वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम का? तो अगर हम लोग आर्म्स रेस की बात करें तो आर्म्स रेस में यूएसएसआर बराबरी कर लेता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, लेकिन इसके लिए इसको बहुत इकोनॉमिक बर्डन झेलना पड़ता था। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल की अगर बात करें तो इन सब चीज़ों में यूएसएसआर यूएसए के पीछे ही रहता था। ठीक है, 1970s से या लेट 1970s से सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट होनी स्टार्ट हो गई। क्यों हुई उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। आगे आते ये क्या बोल रहा है, लीडर्स देख लेते हैं हम लोग सोवियत यूनियन के। तो सबसे पहले आते हैं व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, फिर निकिता खुरुशेव, लियोनिड ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया के पहले प्रेसिडेंट जो बनेंगे उनका नाम है बोरिस येल्सिन। याद रखना इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं हम लोग गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। गोरबाचेव के टाइम पीरियड में डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। गोरबाचेव की अगर बात करें तो 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसएसआर के। रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जिसको हम लोग पेरिस्ट्रोइका कहते हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको अपन ग्लासनॉस्ट कहते हैं। तो पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनॉस्ट की इन्होंने बात करी थी। डेमोक्रेसी लाने की बात करी थी, मल्टी पार्टी सिस्टम लाने की बात करी थी, ये चीज़ याद रखना। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जब जैसे इन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनॉस्ट करेंगे, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, है ना, खास करके जो बाल्टिक नेशंस थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया वगैरह वगैरह, उन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। गोरबाचेव ने क्या करा, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो गोरबाचेव ने इंटरवीन ही नहीं करा, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो गिरने लग गई और लिथुआनिया सबसे पहली कंट्री बनती है जो आज़ाद होती है। ठीक है, कम्युनिस्ट रिजिम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर द अनदर, द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स क्या करते, अपोज करते हैं इन रिफॉर्म्स का और 1991 में कूप करते हैं अगेंस्ट मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव के हाथ से जबरदस्ती पावर छीन लेते हैं और मिखाइल गोरबाचेव का दोस्त जिसका नाम है बोरिस येल्सिन, जो कि मॉस्को का मेयर भी बनाया गया था 1985 में, ये इस कूप को अपोज करता है। आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बता रहे हैं, दिसंबर 1991 में क्या होता है, दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन डिक्लेयर करते हैं कि भैया यूएसएसआर को हम लोग डिसबैंड कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि यूएसएसआर जैसे कोई चीज़ नहीं है, अब यूएसएसआर को खत्म करना है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इन लोगों ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, बोरिस येल्सिन ने अनाउंस कर दिया क्या, ये कम्युनिस्ट पार्टी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। और पोस्ट सोवियत कंट्रीज ने अब क्या अडॉप्ट कर लिया, पोस्ट सोवियत कंट्रीज यानी कि 15 कंट्रीज जो अलग हो जाएगी यूएसएसआर से, इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को, यानी कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आइडियोलॉजी को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। आगे आते, आगे क्या बता रहे हैं, गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन में मेकिंग ऑफ द सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की बात होती है। मिन्स्क में इसकी हेडक्वार्टर है, याद रखना, इट इज़ नॉट द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, रशिया जो है, रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बन के आएगा। रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बनने का मतलब है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर की सीट ले लेगा रशिया। दूसरी चीज़, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ यूएसएसआर ने करी थी, अब उन सारी की सारी ट्रीटीज़ को रशिया निभाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ और सिर्फ इन 15 कंट्रीज़ में से रशिया के पास आएंगे। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है हमें, वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इतना बड़ा सुपर पावर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये बोल रहा है कि इंटरनल वीकनेस हो गई थी, इसकी इकोनॉमी भी खराब हुई थी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खराब हो गया था। कैसे इंटरनल वीकनेस आई थी उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात करें तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्यों आया, क्यों इसकी इकोनॉमी रुकी, बढ़ क्यों नहीं रही है यूएसएसआर की इकोनॉमी, दो इसके प्रमुख कारण है। एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बराबरी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आर्म्स बनाता था, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स बनाता था, जिसमें इसका बहुत पैसा खर्चा होता था। और दूसरा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सैटेलाइट स्टेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाता था। प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी बहुत सारा पैसा लगाता था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन आता था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया और कंज्यूमर शॉर्टेजेस होने लग गए। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट ये हमें बता रहा है, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन आ गया था। क्लियर, आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है ये हमें, आगे ये बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका जो है खराब हो चुका था यूएसएसआर का। क्यों, कम्युनिस्ट पार्टी नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल थी, जवाबदेही नहीं थी लोगों को। ठीक है, स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सेंट्रलाइजेशन था, है ना। 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे वो मॉस्को से चलता था, एक ही जगह से, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है, गोरबाचेव लॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, गोरबाचेव के पास कोई सपोर्ट नहीं है। गोरबाचेव के जो साथ में लोग हैं वो भी कंफ्यूज है कि भैया गोरबाचेव को सपोर्ट करे या ना करे। राइज ऑफ नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी यहाँ पर नेशनलिज्म का राइज होता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, राष्ट्रवाद का राइज होता है। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि भैया हमारे एरिया में हमारी चलनी चाहिए, हमारी सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली इन द बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में। मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, पेपर में आता है कि व्हाट वाज द मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, तो आंसर क्या आएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। और इसके साथ एक और आंसर आता है इसका, क्या, द वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान, जो कि 10 साल चली फ्रॉम 1979 टू 1989, ये भी याद रखना। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है, 25 दिसंबर 1991 गोरबाचेव रिजाइन कर देगा और गोरबाचेव के रिजाइन करते ही एंड ऑफ द सोवियत यूनियन हो जाएगा। सोवियत यूनियन खत्म, यूएसएसआर खत्म, यूएसएसआर जैसी कोई चीज़ अब बची नहीं है, डेथ हो चुकी है किसकी, यूएसएसआर की। आगे आते हैं हम लोग, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर टूट गया, उसकी वजह से क्या हुआ, है ना। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, यूएसएसआर खत्म, कोल्ड वॉर खत्म, आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म, एंड ऑफ द आर्म्स रेस भी खत्म, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी वो भी खत्म और आर्म्स रेस भी खत्म हो गई। दूसरा, पावर रिलेशंस चेंज हो गए। सर पावर रिलेशंस चेंज का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा, यानी कि दुनिया अब बायपोलर वर्ल्ड नहीं है बल्कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी बन गई थी। और अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकली तो सारी की सारी कंट्रीज, वो 15 कंट्री जो टूट रही है वो लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने वाली है पॉलिटिकली। आगे आते हैं हम लोग, आगे ये क्या बता रहा है, एंड ऑफ द यूएसएसआर मीन्स इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। यूएसएसआर टूटने का मतलब 15 अलग अलग कंट्रीज बन गई और ये 15 अलग अलग कंट्रीज क्या करेगी, इनके खुद के एस्पायरेशंस, इनके खुद की चॉइसेस, खुद की इच्छाएं होगी और आगे जाकर ये लोग नाटो को भी ज्वाइन करेंगे, आगे जाकर ये लोग यूनाइटेड नेशंस को भी ज्वाइन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, शॉक थेरेपी के बारे में बोलते हैं।
बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, तो इसको ध्यान से देखना। इट वॉज द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग जाते हैं तो क्या बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। तो ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो ये 15 की 15 कंट्रीज एथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से कन्वर्ट हो रही है इनटू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF जो थी लोन्स वगैरह देती थी फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम सोशलिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। आगे आते हैं, इसी को अपन शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी इन प्रैक्टिस क्या अगर हम लोग बात करें, ऑल 15 कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंप्लीटली कैपिटलिस्ट होना था इनको, क्योंकि अब एक ही सुपर पावर है तो सुपर पावर की चलेगी। सुपर पावर इन्फ्लुएंस भी कर रहा है वर्ल्ड बैंक और IMF को, और इनके ऊपर प्रेशर लगा रहा है कि भैया जल्दी जल्दी से कैपिटलिस्ट बन जाओ। प्राइवेट ओनरशिप अब डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप बन गई है। ठीक है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, खास करके स्टेट एसेट्स का, इंडस्ट्रीज वगैरह का और एग्रीकल्चर का। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। आगे आते हैं हम लोग, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की वजह से क्या क्या हुआ, तो ये बोल रहा है क्या, इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। क्या हुआ, इकोनॉमीज गिरने लगी सारी की सारी 15 की 15 कंट्रीज़ की। रशिया की अगर हम लोग बात करें तो रशिया में जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी वो थ्रो अवे प्राइसेस पे बेची जा रही है, और इसको अपन बोलते हैं द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। ठीक है, करोड़ों की जो इंडस्ट्रीज थी वो हज़ारों में बेची जा रही थी। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू शॉक थेरेपी। क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे शॉक थेरेपी की वजह से, तो रूबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी। रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, लोग सेविंग्स खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी की तरफ पुश हो रहे हैं। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई है, खाना नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, और इसी वजह से रशिया को बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो रशिया की 1989 की जीडीपी 1999 की जीडीपी से ज़्यादा थी। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड। जो पुराना सोशल वेलफेयर का सिस्टम था, है ना, सबके पास जॉब वगैरह होती थी, सब्सिडीज़ वगैरह देते थे, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। कोई सब्सिडी नहीं है, जिसकी वजह से लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं या डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, और माफिया इमर्ज हो रहा है। ठीक है, क्राइम बढ़ रहे, और पूरा की पूरा रशिया या फिर पूरा की पूरा रीजन, ये 15 के 15 कंट्रीज़ वाला, वो रिच और पुअर में बढ़ चुका है। ठीक है, आगे आते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या थी शॉक थेरेपी की वजह से। इकोनॉमिक तो देख लिया हम लोगों ने, तो ये जो 15 कंट्रीज़ थी, बहुत सारी कंट्रीज़ की या 15 की 15 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ज़्यादा हरी में बन गया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी थी प्रेसिडेंट को। खास करके तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के 2 प्रेसिडेंट थे जो 10 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर अगले 10 साल खुद रूल करते हैं, है ना, कहते हैं 10 साल हम लोग और रूल करेंगे। ठीक है, रशिया की अगर हम लोग बात करें तो रशिया में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, चेचनिया और दागिस्तान 2 रीजन्स है साउथ रशिया के, और ये जो साउथ रशिया के रीजन से ये लोग सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट करने लग गए थे, सेपरेट होने की बात कर रहे थे रशिया से, और चेचनिया के ऊपर बॉम्ब्स वगैरह गिरा दिए जाते। आगे आते हैं हम लोग ताजिकिस्तान की अगर बात करें तो ताजिकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर चलता रहेगा, 2001 तक। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अजरबैजान का एक स्टेट है या एक प्रोविंस है जिसको हम लोग नगोर्नो काराबख के नाम से जानते हैं, वो सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट करता है और कहता है कि भैया हमें किसके साथ जोड़ दो, आर्मेनिया जो दूसरी कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ जोड़ने की बात करता है। और रिवर वाटर्स के ऊपर भी लड़ाई होती रहती थी इन 15 कंट्रीज़ के बीच में। रेज ऑफ होप, ठीक है सर, आशा की किरणें कब आएगी, तो आशा की किरणें आती है ऑलमोस्ट 2000 से। सर 2000 में ऐसा क्या हो गया, है ना, इकोनॉमी रिवाइव होने लगी। सर इकोनॉमी रिवाइव क्यों हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने, ये जो 15 रिपब्लिक्स थी, इन लोगों के पास नेशनल रिसोर्सेज वगैरह है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, नेशनल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इनको रेंट मिलता था फ्रॉम ऑयल पाइपलाइंस, और कुछ अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे इनकी इकोनॉमी रिवाइव होनी स्टार्ट हो चुकी थी। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या बता रहा है, इंडिया एंड द पोस्ट सोवियत कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। देखिए क्या बता रहा है, इंडिया जो था इसके 15 के 15 कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो थे वो ऑफ कोर्स रशिया के साथ थे। ठीक है, राज कपूर, अमिताभ बच्चन हाउस होल्ड नेम्स थे रशिया में। ठीक है, हिंदी फिल्म्स जो है पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के एरिया में हम लोग सुन सकते थे। इंडिया और रशिया जो है, इन दोनों का विजन बिल्कुल सेम था आफ्टर 1991 कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करना है, और इसके साथ साथ क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते थे ये लोग, इंडिया और रशिया दोनों। इंडिया रशिया साइन मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। इंडिया और रशिया ने 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करे थे 2001 में एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है, इंडिया एंड द पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में रशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों, रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ने हमारी हेल्प करी है, हमारे स्पेस इंडस्ट्री की हेल्प करी है, प्लस जब हमारे पास क्या नहीं था,
क्रायोजेनिक रॉकेट नहीं था, तो हम लोगों को क्रायोजेनिक रॉकेट भी इसने प्रोवाइड किया था। किसने? यूएसएसआर ने, रशिया ने, सॉरी रशिया बोल दिया मैंने, यूएसएसआर ने। जो हम लोगों के पास क्रायोजेनिक रॉकेट नहीं था तो इसने प्रोवाइड किया था। इंडिया रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया ने बहुत सारी चीज़ों पर कोलैबोरेशन करा है, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्या बता रहा है ये। इंडिया और यूएसएसआर की रिलेशनशिप को देखें अगर हम लोग कोल्ड वॉर में, तो मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप थी इंडिया और यूएसएसआर की। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप और मिलिट्री रिलेशनशिप। इकोनॉमिक को देखते तो यूएसएसआर ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज़ को बहुत हेल्प करी है। जब हमें कोई पैसा नहीं दे रहा था तो रशिया हमें पैसा दे रहा था। ठीक है, गेव एड फॉर स्टील प्लांट्स, हमारे पास स्टील प्लांट्स लगाने के भी पैसे नहीं थे, तो हमारे स्टील प्लांट्स के लिए, चाहे वो भिलाई का स्टील प्लांट हो, चाहे बोकारो का, विशाखापट्टनम का हो, या फिर भेल या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे मशीनरी प्लांट्स हो, तो इसके लिए पैसा किसने प्रोवाइड किया था? यूएसएसआर ने प्रोवाइड किया था, और हमारी बहुत हेल्प करी थी ये लगाने में। ठीक है, और क्या बता रहा है ये, हमारे पास जब इंडियन करेंसी, हमारे पास जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर्स नहीं था, तो यूएसएसआर ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कोई बात नहीं, मैं इंटरनेशनली इसको चेंज करवा दूंगा और तू मुझे रुपीज़ में ही पैसा दे दे। तो बहुत इकोनॉमिकली हेल्प करी है किसने? यूएसएसआर ने हमारी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। अगर हम लोग पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करें इंडिया और यूएसएसआर की, तो पॉलिटिकली यूएसएसआर ने कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में हमारी हमेशा हेल्प करी है। उसके साथ साथ इट सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग वॉर्स। 1971 का वॉर हम लोगों को याद है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, अगस्त 1971। ठीक है, और इसने कहा था यूएसएसआर ने कि किसी ने इंडिया को हाथ लगाया तो मैं वॉर में आ जाऊंगा। 20 साल के लिए ट्रीटी हुई थी, याद है। इंडिया टू सपोर्टेड यूएसएसआर फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्टली, इंडिया भी यूएसएसआर की फॉरेन पॉलिसीज़ को हेल्प करता था, लेकिन इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि इंडिया वाज नॉट द मेंबर ऑफ यूएसएसआर कैंप, बट इंडिया वाज द मेंबर ऑफ नैम, तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था इसको, है ना। जैसे 1956 में इसने हंगरी के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, तब इंडिया साइलेंट रहा, इंडिया ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। अगर मिलिट्री की बात करें हम लोग, तो इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम यूएसएसआर। इंडिया ने बहुत सारा, आज भी इंडिया सबसे ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है यूएसएसआर से ही मंगवाता है। वेरियस एग्रीमेंट्स वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ठीक है, इंडिया और यूएसएसआर ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे थे, क्या करने के लिए? मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें किसकी? कल्चर की, तो हिंदी फिल्म्स, इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था यूएसएसआर में, और बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन राइटर्स जो है वो विजिट करते थे यूएसएसआर में। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना ये वाली वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ते रहना। मिलते हैं अपन रीस्टार्ट में, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।